हेलो मेरे मैजिक माइंड लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्टूडेंट आपसे स्वागत करता हूँ आप सभी का मैजिक माइंड स्टडी में सब फिर कोच के नौजवान जी के साथ। तो चलिए आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं क्लास 11 का फोटोसिंथेसिस का चैप्टर। ठीक है, जो कि मैंने स्टार्ट कर चुका है। इसका एक वीडियो जो है पहले ही डाल चुका है, 1-2 वीडियो होगा उसमें, प्लेलिस्ट में होगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो जो है कि ये उसका जो भी पार्ट है उसके आगे का जो कंटिन्यूशन है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी। शुरू से लेके अभी तक के जितने भी इसमें साइंटिस्ट आएंगे, वैज्ञानिक आएंगे, सब के सब लुल्ल नहीं थे। सब के सब लुल्ल नहीं थे। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बायोलॉजी के यहाँ जो साइंटिस्ट आ रहे हैं सब के सब एकदम बुद्धिमान साइंटिस्ट थे। अब केमिस्ट्री में देखेंगे तो सब छिछमाचन है। डाल्टन नाम का है पगला, वो पता नहीं क्या क्या बोल के चल जाता है। थॉमसन, परमाणु मॉडल, और गाद्रो, अरे ये सब तो चूसा नाम के तरह। तो ये सारी चीज़ें जो है कि केमिस्ट्री में देखने को आपको मिल सकती है, लेकिन बायोलॉजी का ये वाला जो साइंटिस्ट बताएंगे सब के सब बुद्धिमान थे। देखिए कैसे दिमाग लगाया। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, उससे पहले एक बात ये भी जान लीजिए कि मैंने जो है अपनी पिछली वीडियो में क्लोरोफिल के बारे में कुछ बताया था। तो उसमें जो है कि क्लोरोफिल ए और बी का ही मैंने केवल जो है कि वो फॉर्मूला बताया था कि क्या क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर नहीं बताया था। लेकिन कई बार स्ट्रक्चर भी जो है एग्जाम में पूछ देता है, तो ठीक है स्ट्रक्चर हम लोग उसको पहले समझ लेते हैं। और क्लोरोफिल सी और डी, कुछ ऐसे शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, जिनमें कि ये सी और डी भी कुछ पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसका फॉर्मूला ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो आप इसे अपने नोट्स में नोट कर लीजिए ताकि आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहले क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो क्लोरोफिल पहले बताइए बाबू कहाँ होता है। क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं पर्णहरिण। ये कहाँ होता है, हरित लवक में होता है। इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है पादपों का। तो चलिए इसको बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए क्लोरोफिल की संरचना बहुत ही आसान है बनाना। अब इतने सारे कार्बन होते हैं उसमें C55 यानी कार्बन 55 होता है, तो इतना बनाना तो मतलब आसान नहीं है, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, तो इसमें एक ऐसे हेड होता है, इसका मुंडा होता है, इसे कहते हैं हेड, इसका सिर, और इसके नीचे एक ऐसी पूंछ लटकी होती है लंबी सी। ठीक है, तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। ठीक है, तो अब ये है क्या, तो इसको समझते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये है हेड, इसका सिर, और यहाँ से यहाँ तक का जो है ये है टेल, इसका पूछवाड़ा। ठीक है, पूछ। तो ये हेड जिससे बना होता है, इस हेड को हम लोग कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, पोरफायरिन हेड। ठीक है, क्या कहते हैं बाबू, पोरफायरिन हेड, यानी पोरफायरिन का सिर। ये पूरा गोलक्का वाला पार्ट जो है पोरफायरिन है। अब ये जो नीचे लटकौनी है, इसका ये जो पूछवा है, इसको हम लोग कहते हैं फाइटोल की पूंछ, यानी फाइटोल टेल। ठीक है, आप लोग इसका स्पेलिंग देखिएगा, PHYTOL, फाइटोल, और टेल तो लिख लेंगे। अब पोरफायरिन का होता है PORPHY, पोरफायरिन, पोरफायरिन ऐसे। ठीक है, तो ये पोरफायरिन का सिर है और ये फाइटोल की टेल है। ठीक है, ये दोनों है। तो ये होता है असल में क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का पार्ट टेल है। अब देखिए इसमें होता क्या, तो बाबू मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि उसमें जो है क्लोरोफिल में एक ही सबसे अच्छा धातु होता है जो इनको बीच में बांधे रखता है, वो कौन है, मैग्नीशियम है। ठीक है, तो मैग्नीशियम इसी पोरफायरिन हेड के एकदम सेंटर में होता है, यहाँ पे चिपका रहता है छुपाचर की तरह, बढ़िया काम करता है। अब देखिए ये जो मैग्नीशियम है, ठीक है, चार तरफ से पायरोल ग्रुप से जुड़ा होता है। पायरोल ग्रुप केमिस्ट्री में आप लोग देखे होंगे, हालांकि इसका यूज़ नहीं है, ये क्लोरोफिल में इसको देखते हैं। तो देखिए पायरोल बनता कैसे है, एक ऐसे कार्बन, ये कार्बन 2 और ये 3 और ये नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जो है जुड़ा रहेगा, और यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन रहेंगे। तो ये हम लोग का पायरोल का ग्रुप। देखिए कार्बन कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4, चार जगह पे कार्बन है, एक जगह नाइट्रोजन जो कि हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है। ठीक है, और ये डबली बॉन्डेड कार्बन दो अगल बगल है। तो ये पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं पायरोल ग्रुप। ठीक है, इसी पायरोल ग्रुप को उठा के यहाँ सटाइए, एक तो यहाँ सटाइए, एक तो यहाँ सटाइए, एक तो यहाँ सटाइए, ऐसे चार तरफ सटाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा पूरा पोरफायरिन का हेड। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया ये क्या होता है। पोरफायरिन, देखिए मैं फिर से रिपीट करें, पोरफायरिन हेड होता है, फाइटोल की टेल होता है। पोरफायरिन हेड में बीच में कौन होता है, मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम के चारों कोनों पर पायरोल ग्रुप जुड़े होते हैं, ये वाले। ठीक है, लटक के एकदम चपक के। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, ये पूछता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में अंतर पूछता है। क्या कि क्लोरोफिल ए में पोरफायरिन हेड में जो सबसे ऊपर स्थित होता है, सबसे ऊपर यानी कोनड़े में यहाँ पे, वो कौन सा ग्रुप लगा होता है क्लोरोफिल ए में और क्लोरोफिल बी में। बस यहीं से दोनों से क्वेश्चन फंसाएगा, बाकी किसी में नहीं फंसा है। तो देखिए अगर क्लोरोफिल ए में पूछ रहा है तो सबसे कोने में लगा होगा मेथिल ग्रुप। मेथिल को कैसे लिखते हैं, CH3। ठीक है, सबसे कोने में क्या लगा होगा, मेथिल ग्रुप। ये क्लोरोफिल की बात है। ठीक है, पोरफायरिन, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस यही चेंज होगा क्लोरोफिल ए में। और क्लोरोफिल बी में क्या होगा बाबू,
तो क्लोरोफिल में बी में जो है यही मेथिल ग्रुप हट के वहाँ पे लग जाता है CH। क्या लग जाता है? CHO। CHO का मतलब एल्डिहाइड। ठीक है, 10 में आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा UPSC नाम में। तो देखिए 10 में जो है कि क्यों ये सारी चीज़ें बता रही जाती है, क्योंकि पता है NCERT वाले को पता है, उस पागल थोड़े बैठे हैं कि बच्चे जो है कि आगे जाएंगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। हालांकि वो बात अलग है कि पढ़ने लायक जो है कि रटौगा, कई लोग रटौगा मारते हैं, लेकिन नहीं, समझने वाली बात तो है नहीं। ठीक है, समझेंगे है नहीं, हल्ला मचा देंगे पहले हम तो समझ में नहीं आ रहे थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, क्लोरोफिल ए में जो होता है वो मेथिल होता है उसके मुंडवा पे पोरफायरिन में। क्लोरोफिल बी में जो है उसे जगह कौन आ जाता है? एल्डिहाइड आ जाता है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, हम लोगों ने समझ लिया एकदम घोंच के। ठीक है, उसके अंदर पूरा कार्बन थोड़े बनाएंगे, कार्बन इतना किसको समय बनाने को, हमको भी याद नहीं है उतना। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो हम लोग फोटोसिंथेसिस का हिस्ट्री जाने वाले हैं। चलिए एक चीज़ और बता दे रहे हैं। देखिए कैरोटोनॉइड्स के बारे में भी मैंने बताया था। कैरोटोनॉइड्स जो है, मैंने डायरेक्ट कैरोटीन बोल दिया था। कैरोटीन असल में वो कैरोटीन नहीं, असल में वो कैरोटोनॉइड्स होता है। कैरोटोनॉइड्स के जो है दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार। कौन कौन सा बाबू? तो एक होता है कैरोटीन और एक होता है ज़ैंथोफिल। ठीक है, कैरोटीन और एक ज़ैंथोफिल जो रंग उंग देने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे पत्तियों में जो है पीला रंग आ जाता है ना बसंत ऋतु में, जो स्प्रिंग्स में, तो वो एक ज़ैंथोफिल के कारण आता है। उस ज़ैंथोफिल का नाम है ल्यूटीन। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, ल्यूटीन नामक ज़ैंथोफिल के कारण जो बसंत ऋतु में पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए कैरोटीन का जो है फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग, ताकि आप लोग को याद रहे। कैरोटीन का एक फॉर्मूला और एक ज़ैंथोफिल का फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला ज़्यादातर पूछते हैं, और एक नंबर में तो सारा एकदम गोच के मारने वाला चीज़ है। बस खाली एक चीज़ याद करिए, बाकी सब भाड़ में। देखिए कैरोटीन का एकदम सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बाबू? C40H56। बस हो गया, खत्म। कैरोटीन का फॉर्मूला खत्म। C40H56। ठीक है, यानी कार्बन 40 रहेगा और हाइड्रोजन 56 रहेगा, अलग अलग अरेंजमेंट होगा। इसका स्ट्रक्चर नहीं देखना है, बस फॉर्मूला याद करिए। ठीक है, ज़ैंथोफिल का भी देख लीजिए। ज़ैंथोफिल का सेम यही है, कैरोटीन का ही सेम है, बस आखिरी में आप 2 ठो ऑक्सीजन जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा ज़ैंथोफिल का फॉर्मूला। ठीक है बाबू, समझ गए? समझ गए ना? कैरोटीन क्या है? C40H56, तो ज़ैंथोफिल क्या हो जाएगा? C40H56O2। ठीक है, बस O2 जोड़ देना है आपको। तो ये हो गया स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट। तो हम लोगों ने जो है एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें डाल दी। हम जो है कि पीछे वाले वीडियो में मैंने छोड़ दिया था, तो इसमें मैंने उसको पूरा कर दिया। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं हिस्ट्री पे। तो चलिए देखिए, हिस्ट्री में इसकी बात अगर शुरू करेंगे, अगर आप गूगलिया पे जाएंगे सर्च करेंगे, हम भी गूगलिया पे गए थे। गूगलिया कौन? वही है जो बोलती है, जब भी उसको कुछ बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस की शुरुआत कब हुई थी, हियर इज अ टाइप ऑफ सिचुएशन एंड एकदम बेकार, मतलब एकदम बोल बोल के एकदम पका देती है। तो गूगलिया है। तो उससे हम पूछे थे कि कौन फोटोसिंथेसिस पहले खोजा था, तो उसने बताया था जॉन इंगेन हाउस। तो उसने सही बताया था। ठीक है, जॉन इंगेन हाउस ने जो है 1779 में सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की खोज की थी। लेकिन बाबू एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ फंसाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये फंसाएगा कि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस पर एक्सपेरिमेंट किसने किया था। एक्सपेरिमेंट दे देगा, वो ये नहीं पूछेगा किसने खोजा था, सबसे पहले पूछेगा एक्सपेरिमेंट किसने किया था। तो अब गूगलिया का मार के चलाएंगे, गूगलिया बोलिए, गूगलिया सर का सुनवे नहीं करेंगे, नंबर कट के चला आएगा। ठीक है, तो देखिए पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया था सबसे पहले, और किसने सबसे पहले समझाया, दोनों में बहुत अंतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो एक्सपेरिमेंट जो सबसे पहले हुआ था फोटोसिंथेसिस के इतिहास में अगर बात करें, प्रकाश संश्लेषण किया था सबसे पहले 1772 में। नाम था जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, क्या नाम था बाबू? जोसेफ प्रिस्टले। इनके एक्सपेरिमेंट को पुदीन हरा का एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो, अरे पुदीन हरा नहीं कहते हो, सही बोला। ठीक है, इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था पुदीने का पेड़ लेके किया था। पुदीने का पेड़ नहीं, पौधा। ठीक है, प्लांट, पौधा। तो उन्होंने ये लेके किया था। अब देखिए इन्होंने किया क्या था, तो इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला प्रयोग इन्होंने किया था जोसेफ प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक। अब देखिए इन्होंने किया क्या था। इन्होंने प्रथम प्रयोग ये किया कि इन्होंने एक बेल जार लिया। बेल जार जानते हैं ना, घंटी के आकार का एक बीकर होता है बड़ा सा। ठीक है, ऐसे बेल टाइप का होता है, ये बेल जार होता है। तो बेल जार के अंदर इन्होंने क्या किया, एक मोमबत्ती जलाई ऐसे बुझ बुझ। ठीक है, और इसमें एक चूहा को छोड़ दिए। ये मेरा चूहा है। ठीक है, ये सुस्ताई चूहा तो मरल। ठीक है, तो ये चूहा को छोड़ दिए। तो अब ये क्या कही, मतलब इसको क्या किए, बेल जार इसके ऊपर रख दिए, पूरा बंद है। ठीक है, अब इसके अंदर चूहा है, मोमबत्ती भी जल रहा है। तो उन्होंने मतलब 5-10 मिनट इसको छोड़ दिया। तो उन्होंने देखा क्या कि कुछ देर बाद इसमें की मोमबत्ती बुझ गई और ये चूहा क्या हो गया, लुढ़क गया। चूहा क्या हो गया, लुढ़क गया, टैं बोल गया। तो अब उन्होंने देखा, अरे बाप रे क्या हो गया, तो लुढ़क गया, ये तो बड़ा पाप हो गया। तो अब इसको कैसे साफ किया जाए।
तो मरे हुए को तो वापस नहीं लाएंगे, तो उन्होंने और एक्सपेरिमेंट जारी किया कि एक काम करते हैं, इसमें जो है पुदीने का पौधा रख देते हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो उन्होंने इसी बेल जार में जो है फिर से कछुआ कहीं से अपने घर में से खकोर के लिया, इसमें घुसा दिया, चल चल। ठीक है, और फिर से मोमबत्तियाँ जला दिए। लेकिन अब इसमें क्या किए, दूसरे प्रयोग में उन्होंने यहाँ पे पुदीने का पौधा रख दिया। किसका पौधा रख दिया, पुदीने का पौधा रख दिया। तो अब उन्होंने इसको क्या किया, गौर किया कि अब इसमें क्या हो रहा है। तो उन्होंने 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे बीत गया, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा था, न चूहा मर रहा है, न मोमबत्ती बुझ रहा है, और पादा मतलब वो जो प्लांट है पुदीने का, उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तब जोसेफ प्रिस्टले को दिमाग लग गया कि पुदीने के पास ऐसा कुछ है कि वो चूहा को भी दे रहा है और मोमबत्ती को भी दे रहा है, लेकिन वो ये नहीं पता कर पाए थे कि ये क्या है। ठीक है, यहीं पे वो मात खा गए। देखिए कितना बढ़िया काम किया। यहाँ पे लोग पुदीना का पहले मीसेंगे, पहले पुदीना है तो कहीं कहीं गया, पहले एक्सपेरिमेंट कर लो, एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया चीज़ मिल जाएगा। देखिए नाम आ गया। हम लोग क्यों पढ़े जोसेफ प्रिस्टले को, क्योंकि इन्होंने एक अच्छा काम किया। देखिए कितना बढ़िया से एक्सपेरिमेंट किया, देख रहे बाबू लोग कितना मज़ा है। तो ये पुदीने का जो है, ये जब किए तो इनको समझ में आ गया कि हाँ इनके पास ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ प्रोसेस हो रहा है जो कि मतलब इन दोनों को जिंदा रख रहा है, केवल इस पुदीने की वजह से। जैसे ही ये पुदीना हटा, ये दोनों क्या हो गए, लुढ़क गए ऐसा। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं पता कर पाया कि ये क्या है। तो फिर अब देखिए, अब बारी आएगी जॉन एंगेनहाउस की। ठीक है, तो ये 79 और 72 में थे। अब आए 1779 में एक साइंटिस्ट, उनका नाम था जॉन एंगेनहाउस, जो गुगलिया चपकाती है आपके मुंह पे, लियो चूसर। ठीक है, तो वो है जॉन एंगेनहाउस। 1779 में इन्होंने सबसे पहले इस प्रयोग को देखा और अपना कुछ मत दिया। इन्होंने क्या कहा कि पुदीने के पास एक ऐसी गैस है जिसे उन्होंने कहा प्यूरिफाई गैस, शुद्ध गैस, जो कि हम लोग क्या कहते हैं आज के समय में, ऑक्सीजन। क्योंकि ये पौधा क्या निकाल रहा है, ऑक्सीजन निकाल रहा है, और हम लोग जो है क्या निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जॉन एंगेनहाउस ने कार्बन डाइऑक्साइड को अशुद्ध गैस कहा, इम्प्योर गैस। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया। इसका मतलब क्या हुआ कि पुदीने से ऐसी शुद्ध गैस निकल रही है जो इन लोगों को क्या कर रही है, जिंदा रखने में मदद कर रही है। और ये सब जो अशुद्ध गैस छोड़ रहे हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वो कौन ले रहा है, पुदीना का पौधा ले रहा है, और वापस से उसको बदल के किस में लगा दे रहा है, ऑक्सीजन में, जिससे कि ये पूरा साइकिल चल रहा है और ये लोग जिंदा हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया था जॉन एंगेनहाउस ने। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया कि नहीं। सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो जोसेफ प्रिस्टले। और सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन किसने किया, तो वो है जॉन एंगेनहाउस। ठीक है, कभी हम तो गूगलिया यही बोलती है जॉन एंगेनहाउस, आप जाइए सर्च करके देखिए गूगलिया पे क्या बताती है। ठीक है, लबा लब लबा लब वही ले बना देंगे एकदम लुल तरीके से। चलिए, तो जोसेफ प्रिस्टले के बारे में समझ गए और जॉन एंगेनहाउस के बारे में समझ गए। आगे भी हैं 4-5 साइंटिस्ट, इसको हम लोग बस आज पढ़ेंगे। उसके बाद जो है कि नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग फोटोसिंथेसिस की लाइट के जो है नेचर पढ़ेंगे, और उसमें कैसे लाइट में इमर्सन इफेक्ट होता है, फोटोसिंथेसिस, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड, क्रेब्स साइकिल, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है आराम से, क्रेब्स साइकिल कह रहे हैं जी, हाँ क्या नाम है, कैम साइकिल, क्रेसुलेशन, एसिड मेटाबॉलिज्म, ये सारी साइकिल्स के बारे में हम लोग पहुँच के समझेंगे एकदम। डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, हिल रिएक्शन, बनजुआ रिएक्शन, सब। ठीक है, उज्जर रिएक्शन और आयर रिएक्शन। चलिए, तो अभी हम लोग जॉन एंगेनहाउस पढ़े। अब देखिए 1779 बीत गया, अब आया 1845। ठीक है, 1845 की बात है। इसमें एक साइंटिस्ट आया था, नाम था जूलियस रॉबर्ट मेयर। क्या नाम था बाबू, जूलियस रॉबर्ट मेयर। ठीक है, इसको हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि लिखने में टाइम जाता है, बोलने में अच्छा लगता है। जूलियस रॉबर्ट मेयर, आप लोग इसे लिख लीजिएगा, इसलिए मैं 2-3 बार बोल देता हूँ कि आप लोग को जो है पीछे ना आना पड़े, आप लोग यही लाइन से कंटिन्यूअस करते रहेंगे तो आपका जो है नोट्स बनता जाएगा। ठीक है, तो जूलियस रॉबर्ट मेयर नाम के साइंटिस्ट है 1845 में। इन्होंने फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या बताया कि पत्तियों में, जो प्लांट की पत्तियां होती हैं, उनमें कुछ ऐसा पदार्थ स्टोर होता है जो कि उनके भोज्य पदार्थ के रूप में उनके पास होता है, जिससे वो अपना खाना खाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना पेट भर के, वैसे पौधे भी खाते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताया कि वो क्या होता है। ठीक है, उन्होंने बस ये बताया कुछ ऐसा मटेरियल है जो पत्तियों में स्टोर होता है। किसने बताया था, जूलियस रॉबर्ट मेयर ने। चलिए, तो 1845 में बीत गया, 1845 बाहर में जाए। अब आया 1862। ठीक है, 1862। 1862 में एक साइंटिस्ट है, उनका भी इनके नाम से मिलता जुलता नाम है। उनका नाम है जूलियस वॉन सैच। जूलियस वॉन सैच, देखिए जूलियस रॉबर्ट मेयर और ये कौन है, जूलियस वॉन सैच।
जूलियस वॉन सैच, मेरे साथ बोलते जाइए, याद होता जाएगा, ठीक है। और देखिए नाम जो है कि बहुत मुश्किल है, नहीं होता है, मुश्किल एकदम नहीं होता है। जैसे देखिए अभी ये तो सिंपल सिंपल नाम है, इसमें जब आप लोग हॉर्मोन्स वगैरह पढ़ेंगे, साइंटिफिक नेम वगैरह पढ़ेंगे, इतना भयंकर है कि कई बच्चे तो छोड़ के भाग जाते हैं, बायोलॉजी नहीं लेंगे 11 में, तो ऐसे बोल रहे थे, जबकि बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है देखिए, आप लोग को अगर हम ये बोले कि मोबाइल के सेटिंग में जाइए और उसमें जो है कि जहाँ जहाँ जो चीज़ लिखा है, एक बार में 1 मिनट में आप कितना याद कर सकते हैं मोबाइल की सेटिंग। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो तुरंत याद हो जाएगा, तो मैं पूछूंगा क्यों याद होगा, क्योंकि आप उसको चलाते चलाते आपका अभ्यास हो चुका है, तो आपको पता चल गया है कि ऐप्स जो है दूसरे नंबर पे है, ठीक है, सिम कार्ड मैनेजर तीसरे नंबर पे है, तो आपको वो याद हो गया है पूरा, मतलब महीने की आपको प्रैक्टिस हो गई है। तो उसी तरह नाम की भी प्रैक्टिस होती है। कैसे कर सकते हैं आप लोग, तो आपके पास एक ही मतलब तरीका है इसको याद करने का, आप रटेंगे तो नहीं याद होगा। एक काम करिए, आपके अगल बगल जितने भी लोग हैं, कोई भी आपका दोस्त हो, कोई भी मतलब संगीत भाई जो भी हो, उसका आप कोई ना कोई नाम रख दीजिए, ठीक है। जैसे हार्मोन की हम एग्जांपल लेते हैं, हार्मोन में एक हार्मोन है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे एसीटीएच कहते हैं। तो ये इतना लंबा नाम है, एकदम बेल गगरा नियर, तो इसको आप कैसे याद करेंगे, तो मूस बिलौटा है, मुँह है एकदम इसका, गाजर जिगरे गाजर, कैसे याद होगा। तो इसका नाम उठाए किसी को रख दीजिए, अब उसको बार बार बुलाइए, ए एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इधर आओ, इधर आ लो, चूसो चूसो, तो उसको बुलाएंगे तो आपको बोलते बोलते याद हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 2 दिन बोल के देखिए, आपको वो नाम मुंह पे आ जाएगा। और केवल एक लोग का एक नाम मत रखिए, क्योंकि देखिए 100 ठो नाम है, रखेंगे 75 तो कहाँ 75 लोग मिलने थोड़े जाएंगे, तो एक के लोग का 75 ठो नाम रख दीजिए, ठीक है। जो भी आप नाम याद करते हैं, आपको नाम अगर नहीं याद हो रहा है तो एक के लोग का 75 ठो रख दीजिए, 70 ठो रख दीजिए, मतलब 10-15 ठो उसी का नाम रख दीजिए। अब उसको वही नाम से, कभी उसको एड्रीनोकॉर्टिको बुलाइए, कभी उसको पंचुच्छुर बुलाइए, कभी उसको एड्रेनलिन बुलाइए, कभी उसको बेलगागर बुलाइए, कुछ भी बुलाइए उसको, लेकिन बुलाते बुलाते उसको अभ्यास हो जाएगा तो वो चमर बिलौटा बन जाएगा। तो अब उसको लेकिन देख लीजिएगा, उसको बुरा लगेगा कि नहीं, पता चला उसको बुरा लगा, आपके मुँह पे धर दिया डोर से, बट तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिएगा उसको, तो ऐसे आराम से याद हो सकता है। और ये देखिए तो जूलियस वॉन सैच, इन्होंने अब क्या बताया था इसके बारे में समझते हैं। तो जूलियस वॉन सैच जो है, इन्होंने बताया था कि ये जो स्टोरेज है पत्तियों में, तो पत्तियों में जो स्टोरेज है वो क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि सॉरी, स्टार्च होता है, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मंड कहते हैं। तो स्टार्च के रूप में जो है पत्तियां अपने भोजन को स्टोर करके रखती हैं, मंड, ठीक है। तो इन्होंने बताया था जूलियस वॉन सैच। अब चलिए अब आगे आते हैं 1905, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं 1905 में। 1905 में देखते हैं अब क्या कमाल हुआ। तो देखिए 1905 में एक साइंटिस्ट आए थे, नाम था एफ ब्लैकमैन, ठीक है, करियल आदमी, ठीक है, मूस बिलौटा आदमी आए, ब्लैक मैन, ठीक है, उसे ही नाम है उसका, करिया आदमी बोल सकते हो। तो एफ ब्लैकमैन नाम के एक साइंटिस्ट है, तो इनका मुंह करिया नहीं था, इनका नाम बस ब्लैकमैन था, तो ऐसा है। तो ये देखिए कई बार इसको एग्जाम में पूछा है एफ ब्लैकमैन ने। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया, ठीक है, यानी सीमाकारी कारक का नियम, ये दिया इन्होंने एफ ब्लैकमैन ने सन 1905 में। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, इन्होंने जो है ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस जब होता है, प्रकाश संश्लेषण, तो ये 2 पाथ में होता है। कैसे, एक होता है उज्जर रिएक्शन और एक होता है अनहराइल रिएक्शन, यानी एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन, यानी एक प्रकाश में होगा, एक बिना प्रकाश में होगा। तो इन्होंने ये 2 स्टेज बताए, और इन्होंने अलग अलग जो है कि इसका अध्ययन बहुत मतलब गौर से किया था, लेकिन वो उतना नहीं बता पाए इन्होंने, लेकिन जो बताया वो सही बताया। तो आगे हम लोग इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, पहले आज इतना समझिए क्या क्या बताया गया, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, कि कोई तो ऐसा चीज़ है जो फोटोसिंथेसिस को लिमिट करता है कि हाँ आप इतने में रुकिए, अब इसके बाद हम इसमें जाएंगे, घुस जाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग को अगर जाना है, मान लीजिए हम लोग कोचिंग जाना है और कोचिंग से घर आना है, ठीक है, और कोचिंग से घर आते वक्त जो है कि कोई मिल गया बिस्गुड़वा, कह रहे चले 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 यहाँ चले चले चले, तो अगर आप जो है कि एकदम कमिटेड है कि नहीं हमको घर जाना है, तो आप जो है कि घर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इधर उधर डामाडोल वाले हैं तो उसके साथ निकल लेंगे, घर कौन जाएगा, पहले वहाँ चलो, ठीक है। तो कमिटेड होना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है कि इन्होंने भी ब्लैकमैन नहीं बता रहे, कोई ऐसा फैक्टर है, कोई ऐसा कारक है जो फोटोसिंथेसिस को रोकता है कि आप यहाँ लाइट में कर रहे हैं तो लाइट में करिए, अब यहीं पे रुक जाइए, अब आपका काम अंधेरे में पड़ेगा तो आप अंधेरे में जाइए, 08 का बल्ब जलाइए, काम करिए, ठीक है। तो ऐसा होगा। तो चलिए अब ये बताया था एफ ब्लैकमैन ने, अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए अब जो बताने जा रहे हैं वो बहुत ही मतलब एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट है, उनका नाम है
वॉन नील, क्या नाम है बाबू? वॉन नील, इनका नाम मैंने पूरा लिखा है क्योंकि बहुत अच्छा काम इन्होंने किया था सन 1930 में, ठीक है, 1930 में। अब इन्होंने देखिए वॉन नील ने क्या बताया था। वॉन नील नामक साइंटिस्ट ने ये बताया था, पहले इन्होंने देखिए, इन्होंने डायरेक्ट प्लांट पे अध्ययन नहीं किया था, इन्होंने बैक्टीरिया उठाया, ठीक है, एक बैक्टीरिया को उठाया जिसको सल्फर बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है, तो उन्होंने इसको उठाया था और उन्होंने उसके अंदर चर्चा, मतलब उसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि इसके अंदर हो क्या रहा है, कैसा रिएक्शन हो रहा है इनके अंदर। तो उन्होंने जब देखा उस बैक्टीरिया के अंदर, तो उन्होंने ये देखा कि बैक्टीरिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? H2S, ये होता है, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा वो जो सल्फर बैक्टीरिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ करके क्या बना रहा है? ग्लूकोज बना रहा है। क्या बना रहा है? ग्लूकोज बना रहा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। ग्लूकोज बना रहा है और क्या बना रहा है? पानी निकाल रहा है वेपर के रूप में, जलवाष्प के रूप में, और साथ में जो ये सल्फर इसके साथ जुड़ा है वो सल्फर को अलग कर दे रहा है। तो वॉन नील ने ये बैक्टीरिया में देखा, तो उनका, अब देखिए उन्होंने इसमें ये देखा, तो अब उन्होंने ये भी सोच लिया कि अच्छा एक काम करते हैं, प्लांट भी तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कि नहीं लेता है? बिल्कुल लेता है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो प्लांट भी तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इसका मतलब उन्होंने दिमाग लगाया। देखिए उन्होंने ये सोचा कि जैसे बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड और ये H2S मिला के ग्लूकोज बना रहा है, तो प्लांट भी तो स्टार्च बनाता है, ठीक है। स्टार्च तो उसका स्टोरेज मटेरियल है, बनता तो ग्लूकोज पहले है, ठीक है, ग्लूकोज बनता है बाद में स्टोर स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। तो उन्होंने दिमाग लगा के ये बोला कि हो सकता है कि यहाँ पे H2S की जगह पानी हो, ठीक है, H2S की जगह क्या हो? पानी हो, यानी H2O हो, और वो जो यहाँ से सल्फर अलग होके निकल रहा है, यहीं से वो क्या निकल के जाएगा? ऑक्सीजन निकल के जाएगा। देखिए आप रिएक्शन यहाँ लिख देना ताकि आप लोग समझ आ जाए। ग्लूकोज तो यहाँ रहेगा, प्लस H2O निकलेगा, और प्लस यहाँ पे अगर सल्फर है तो यहाँ सल्फर निकल जाएगा। तो वॉन नील का ये सोचना था कि अगर यहाँ पे मान लीजिए H2O होता तो यहाँ S की जगह क्या निकलता? O निकलता, O2 निकलता, ऑक्सीजन निकलता। तो वॉन नील ने केवल ये अभी सोचा था, इसको प्रयोग नहीं किया, ठीक है। इसको प्रयोग में लाने का एक अलग से साइंटिस्ट ने काम किया था, उनका नाम था रूबेन, ठीक है। साइंटिस्ट रूबेन जो है उन्होंने इसको प्रयोग में लाया सन 1941 में। देखिए विचार 1930 में आया था वॉन नील के मन में, लेकिन नील का एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया रूबेन नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने बहुत अच्छा दिमाग, बहुत बेहतरीन हम कहेंगे इसको। देखिए इन्होंने किया क्या सन 1941 में, इनको तो आप यादें रख लीजिए, दिमाग में बच जाने चाहिए गूंज के। देखिए इन्होंने क्या किया, जो वॉन नील का एक्सपेरिमेंट था उन्होंने जो सुझाया कि ऐसा हो सकता है, तो ये रूबेन ने जो है ऐसा ही मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब जरा बताइए, आप लोगों ने 10 में जो है समस्थानिक पढ़ा होगा, आइसोटोप, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका मतलब क्या होता है कि मतलब कोई ऐसे डुप्लीकेट तत्व जो आपस में मिलते जुलते हैं, एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक सेम रहते हैं, लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, तो समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन 1735 होता है और एक क्लोरीन 1737 होता है, आप लोग देखिएगा, तो ये दोनों क्या है? समस्थानिक हैं। तो उसी तरह ऑक्सीजन के भी समस्थानिक होते हैं। देखिए ऑक्सीजन के भी दो समस्थानिक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, यहाँ लिख रहे हैं। एक समस्थानिक इसका यहाँ, देखिए दोनों एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन भार क्या होंगे? अलग होंगे, तो समस्थानिक होंगे। तो एक का होगा 16 और एक का होगा 18। तो ये ऑक्सीजन के दो समस्थानिक हैं, यानी ऑक्सीजन 816 वाला एक होता है और ऑक्सीजन 818 वाला भी एक होता है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन है वो भी 16 है, पानी के साथ जो ऑक्सीजन है वो भी 16 है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑक्सीजन निकला है? पता चला ये ऑक्सीजन इसमें से छुछमाचन निकल के आ रहा है कि ऑक्सीजन इसमें से आ रहा है, क्योंकि दोनों के पास ऑक्सीजन है। तब रूबेन ने पक्का दिमाग लगाया, उन्होंने ये आइसोटोप को उठाया, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड मतलब देखिए 16 है, 16 ही रहेगा नॉर्मली, 18 वाले इसमें नहीं होंगे, 16 ही होता है, क्योंकि पानी में जो ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में जो होता है वो 16 ही होता है। तो उन्होंने क्या किया, 18 वाला उठाया, ठीक है, 18 समस्थानिक वाला जो ये आइसोटोप है, 18 वाला ऑक्सीजन, उसको उठाया और उसको पानी के साथ चपना दिया। पानी के साथ क्या किए? चपना दिए। पहले पानी के साथ चपना है, तो अब उन्होंने देखा, देखिए मैं आप पूरा रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइए। देखिए प्लस H2O ऐसा है,
देखिए कार्बन में जो ऑक्सीजन है उसको 16 ही रहने दिए, उसको क्या रहने दिए, 16 ही रहने दिए। पानी का जो ऑक्सीजन है उसको क्या लिए, 18 ले लिए। तो अब देखिए अब हुआ क्या, तो अब जब ग्लूकोज बना तो ग्लूकोज का C6H12O6 जब ये बना तो इसमें भी देखिए ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन को जब देखा गया कि ये कौन सा आइसोटोप है समस्थानिक के, तो ये जो 16 वाला था वही यहाँ पे मिला। ठीक है, यानी ग्लूकोज में कौन सा ऑक्सीजन आया, तो 16 वाला आया, अभी 18 वाला नहीं आया। तो अब देखिए अब क्या निकला है, अब पानी निकला है। ठीक है, पानी का तो पानी है, इसका भी 16 रहेगा। ठीक है, लेकिन अब जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन निकला है ये वाला जो हम लोग लेते हैं, जो जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, जब इसको चेक किया गया कि ये कौन सा समस्थानिक वाला है बहुचट, तो ये वाला जो निकला ये 18 वाला निकला। ठीक है, यानी ये जो निकला है ये 18 वाला निकला। तो इससे वॉन मिल का एक्सपेरिमेंट एकदम सिद्ध हो गया कि उन्होंने जो अनुमान लगाया था एकदम प्योर लगाया था कि जैसे बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर निकालता है, वैसे ही प्लांट्स भी जो है पानी को तोड़कर उसके अंदर से क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। और यही ऑक्सीजन हम लोग को जिंदा रहने में बहुत हेल्प करती है। सभी जितने भी ज़मीन पे जीव जंतु हैं सभी को ऑक्सीजन चाहिए, चाहे वो खुद प्लांट क्यों ना हो। प्लांट ऑक्सीजन निकालता भी और ऑक्सीजन लेता भी है, लेकिन उनकी दर जो होती है लेने की वो स्लो होती है। इसको हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं जैसे हम लोग करते हैं श्वसन, तो वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो भैया ये था पूरा एकदम फोटोसिंथेसिस का हिस्ट्री। देखिए कितने अच्छे से साइंटिस्ट है। सबसे अच्छा हमको इसमें यही लगा वॉन नील और रूबेन का एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वॉन नील ने बहुत अच्छा सोचा था लेकिन बस उसको वो प्रयोग नहीं कर पाया। लेकिन बाद में देखिए ये साइंटिस्ट ने उनका हाथ बढ़ाया और 1941 में इनका जो है कि मदद करके इनको साबित कर दिया कि ये वॉन नील सही थे। और आजकल के लोग क्या है, दूसरे का मदद नहीं करेंगे, पहले अपने कुछ नहीं चुनेंगे, ले ले हम उनका क्या मदद करेंगे, चीज तक तक भगा देंगे उसको, और अपना क्या करेंगे, अपना नाम उठाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा लगे कि आपको मदद करने के लिए कोई है अगर, तो आप उसका मदद कर दीजिए, क्योंकि मदद जो करता है दूसरों का तो अपनी मदद तो खुद कर ही सकता है। क्योंकि अगर आप दूसरों का कर रहे हैं तो आप अपनी मदद क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर आपको देखिए सफल होने से कोई रोकेगा नहीं, और आप अच्छे से बस पढ़ाई कीजिए। तो ये था जो है कुछ क्या मतलब जितना बताना था इसमें हिस्ट्री मैंने फोटोसिंथेसिस का बता दिया। अब इसमें और भी कई लोग आते हैं जैसे कि हैंड्स एंड क्रैब्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जब इसमें लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फोटो सिस्टम, फर्स्ट फोटो सिस्टम, सेकेंड क्रेसुलेशन, एसिड मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे तो उसी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो अभी साइंटिस्ट के लिए इतना ही रहने देते हैं, और हिस्ट्री आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक के नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।